ओम श्री गुरु सत्याय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सर्वप्रथम गौ माता स्तुति करते हैं। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। पवित्राभ्यो नमो नमः। जय गौ माता, जय गोपाल। भारत की मूल प्रजाति की गायें और उनके गब्यों के गुणधर्म नामक प्रकरण से आज की दूसरी वीडियो, जिसका विषय है कलयुग की वैद्य है हमारी गौ माता। जिस सृष्टि में हम जी रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में 4 युग लग गए। आज का समय कलयुग का है। इसे सृष्टि के समय गणना में अंतिम युग कहते हैं। इस युग के बाद या तो धरती पर प्रलय आकर धरती रहने लायक नहीं रह जाएगी, या फिर सृष्टि स्थानांतरित होकर शुक्र ग्रह पर बसेगी, जैसा कि पूर्व में बृहस्पति और फिर मंगल के साथ हुआ है, और हम पृथ्वी पर आ गए हैं। कलयुग के बाद यदि पृथ्वी बची तो फिर आदि युग आएगा। आदिकाल, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यहाँ पर कई ऋषियों ने आदि काल और सतयुग को एक ही माना है। इस सृष्टि के निर्माण में 5 यौगिक तत्व लगे हुए हैं। इसे पंच महाभूत भी कहते हैं। धरती, जल, अग्नि, आकाश और वायु। इन यौगिक तत्वों का संतुलन ही सृष्टि का संतुलन है। लेकिन आदि युग को छोड़कर किसी भी युग में इन 5 यौगिक तत्वों का संतुलन नहीं रहा। आदि युग ही ऐसा था जब सभी पंचमहाभूत सब स्थिति में थे। पृथ्वी पर कोई विकार नहीं था, किसी भी जीव को कोई रोग नहीं था। जीव जगत में रोग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आदि युग के अंत में सतयुग का आरंभ हुआ। यहीं से पंचमहाभूतों 5 यौगिक तत्वों का संतुलन बिगड़ने लगा। सतयुग में कफ की प्रधानता रही। कफ यानी जल। सृष्टि में जल की अधिकता रही। जीवों और वनस्पतियों के शरीर में भी जल की अधिकता रही। इस युग में कफ प्रधान रहा। कफ की प्रकृति चिपक कर रहना है, नियंत्रण में रहना है, मर्यादा में रहना आदि है। यही कारण था कि उन दिनों धरती पर ऐसे व्यक्तित्व पैदा हुए जिन्होंने सृष्टि के संतुलन की सबसे बड़ी खोज की। उन्हीं दिनों ऋषि हुए। हमारी कलाई में भी कफ की नाड़ी प्रधान स्थान पर थी। आज जहाँ पर वात की नाड़ी है वहाँ पर कफ की नाड़ी सतयुग में हुआ करती थी। त्रेता युग में सतयुग का काफ़ी प्रभाव रहा। मनुष्य ने अपने रहने के लिए घर बनाए, परिवार बसाया, धन और अनाज का संग्रह शुरू किया, भोजन पकाने के लिए अग्नि की खोज की। अग्नि के प्रभाव से जल का वाष्पीकरण बढ़ा और कफ की नाड़ी मध्य में परिवर्तित होने लगी। सृष्टि के जीवों में और वनस्पतियों में जल में आई कमी के कारण कफ गिरने लगा। कफ ने मध्य स्थान को चुना। हमारी कलाई में मध्य नाड़ी कफ की हुई। संपूर्ण त्रेता युग और द्वापर के युग के मध्य तक कफ की नाड़ी मध्य में ही रही। आधे द्वापर के बाद कफ का असंतुलन और बढ़ा। कफ और नीचे गिरना शुरू हुआ और द्वापर के अंत तक कफ निचले स्तर पर आ गया। कलयुग के आरंभ तक कफ की नाड़ी सबसे कमजोर स्थिति में आ गई। वात ने सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया, पित्त मध्य में रहा और कफ सबसे नीचे। यही कारण है कि कलयुग में मनुष्य की सभी प्रवृत्तियां जो सतयुग में रही वो सब उल्टा हो गया। आज जो अपराध और भ्रष्टाचार आज दिखलाई दे रहे हैं वो इसी के कारण है। यहाँ पर चतुर गव्य सिद्धर या वैद्य चाहे तो गव्य और खान पान की मदद से, अर्थात पंचगव्य और खान पान की मदद से नाड़ी की स्थितियों को सम कर सकते हैं और मनुष्य की प्रकृति को बदल सकते हैं। अपराध आज को भले ही स्वास्थ्य से अलग विषय रखा गया है, लेकिन उस पर वास्तविक नियंत्रण तो स्वास्थ्य के माध्यम से ही किया जा सकता है। कई ऐसे प्रयोग किए जा चुके हैं जिनमें घोर अपराधी को संत बनाया गया और संत को खान पान में मिलावट का
कर पथ से भटकाया भी गया। जैसे जैसे युग बदलता रहा वैसे वैसे पंच महाभूतों की प्रकृति भी बदलती रही। इस भौगोलिक परिवर्तन के आधार पर गौ माता भी अपने गब्यों के स्वभाव को प्रतिदिन बदलती रहती हैं। यही कारण है कि गब्य ही भूगोल, वायुमंडल और जीव की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त औषध है। आज मॉडर्न आयुर्वेद की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि ज़्यादातर आयुर्वेद के डॉक्टरों ने एलोपैथी में सेवा देना स्वीकार कर लिया है। एक अनुमान के अनुसार 80% आयुर्वेदिक डॉक्टर अपनी थेरेपी में सेवा प्रदान नहीं करते हैं। कारण मॉडर्न आयुर्वेद एक ऐसी थेरेपी बनकर रह गई जिसमें आयुर्वेद का कुछ भी नहीं है। न तो नाड़ी आधारित जांच प्रक्रिया, न ही औषधियों के निर्माण की पुरानी वैज्ञानिक विधि और न ही डॉक्टरों के पास सेवा लक्ष्य। भारत के लोगों में आज भी आयुर्वेद के प्रति अथाह श्रद्धा है, लेकिन मॉडर्न आयुर्वेद उसकी आस्था पर पानी फिर रहा है। यही कारण है कि दुष्परिणाम जानते हुए भी लोग एंटीबायोटिक की ओर भागते हैं, जो कि मनुष्य शरीर के सीधे विपरीत है। दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मॉडर्न आयुर्वेद के धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने के पीछे कंपनियों का व्यापारिक या व्यवसायिक हाथ भी है। उनके हाथ में मॉडर्न आयुर्वेद की शिक्षा भी है और उत्पादन भी। फिर भी उन्होंने कालखंड में बदलाव के आधार पर औषधियों में बदलाव नहीं किया, साथ ही पंच महाभूतों में आए परिवर्तन को भी नज़रअंदाज किया। यही कारण है कि युग बदलने के साथ उन औषधियों का प्रभाव भी बदल जाता है या कम हो जाता है। यहाँ पर सबसे अहम तथ्य यह है कि गौ माता ने अपने गब्यों में युग के आधार पर पंच महाभूतों में आए परिवर्तन को समझकर अपने गब्यों, दूध, गोबर और गौमूत्र की तासीर गुणों को बदला है। सभी युगों में गौ माता ने अपने गब्यों में उस गुण के, उस युग के गणित के आधार पर ही गब्यों को प्रदान किया है। यही कारण है कि कई पुराने चिकित्सा शास्त्रों ने गौमूत्र को सीधे लेने से मना किया है। वनस्पतियों के शोधन में मात्र गौमा के उपयोग को बतलाया है, जबकि आज का समय कलयुग का है। जैसा कि कलयुग में वात सबसे ऊंचे स्थान पर रहेगा, यही कारण है कि आजकल गौमूत्र औषध के रूप में सबसे ज़्यादा गुणकारी है। गौ माताएँ युग के गणित के आधार पर अपने गब्यों को बदलती हैं, इसीलिए उनसे ज़्यादा वैद्य इस धरती पर कोई नहीं हो सकता है। ऋग्वेद सही कहते हैं, गौमूत्र धन्वंतरी। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये विशेष संदेश आप सुन रहे थे। कितना महत्वपूर्ण संदेश है ये। काश हम लोग गाय के बारे में, गौ माता के बारे में जान पाते। तो आप सबसे आग्रह है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मित्रों तक शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचेंगी और जो जानकारी आपको कहीं ना मिली होगी वो जानकारी इस चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। ज्ञान का विस्तार करते जाएं, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी संपदा है जो मनुष्य के मरने के बाद भी साथ जाएगी। क्योंकि मरता तो शरीर है, आत्मा तो अजर और अमर रहती है। तो उस आत्मा में जो ज्ञान का भंडार रहेगा, तो वही ज्ञान लेकर के आपका पुनर्जन्म होगा और आ करके नए तरीके से आप फिर काम करेंगे। इसलिए ज्ञान के बारे में हमेशा सतर्क रहें। ज्ञान जहाँ से भी मिले, अच्छा ज्ञान आप अर्जित करते रहें। आप सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।